हॅलो एव्हरीवन, अंदमानच्या अजून एका व्हिडिओमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे। आज अंदमानमधला दिवस 5वा आहे आणि आम्ही पोर्ट ब्लेअरमध्ये आहोत। आजच आमची फ्लाईट आहे मुंबईसाठी, इंडिगो डायरेक्टवाली फ्लाईट आहे। मोस्टली फ्लाईट्स इथे कनेक्टिंग असतात म्हणून मी मेन्शन केलं डायरेक्टवाली आहे। तर आज आम्ही आता हॉटेलमधून 9 वाजता चेकआउट केलं। ब्रेकफास्ट होता, छान होता ब्रेकफास्ट, डोसा होता, ब्रेड, जॅम, चहा, कॉफी। आणि आता आम्ही सेल्युलर जेल व्हिजिट करायला आलो आहे। फ्लाईटला थोडा टाईम असल्यामुळे 2:30 वाजताची फ्लाईट आहे, सो तोपर्यंत टाईम होता। तर आमचं सेल्युलर जेलचा आज त्यांनी अरेंज करून दिलं। सो पाहूया सेल्युलर जेल कसं आहे। त्या दिवशी आम्ही लाईट अँड साऊंड शो पाहिला, खूप छान होता, लाईट इफेक्ट्स वगैरे, पण ते व्हिडिओग्राफी अलाउड नव्हती त्यामुळे मी तुम्हाला दाखवू नाही शकली काहीच। तर आता आम्ही आतमध्ये एंट्री करतो आहे, तिकीट्स काढले आहेत। सो लेट्स गो इनसाइड, बघूया कसं आहे सेल्युलर जेल। तेव्हा आलो तेव्हा संध्याकाळ झालेली, पूर्ण अंधार झालेला। आज छान फ्रेश मॉर्निंगला सगळं छानपैकी बघता येईल। इथे आम्ही आता ना एंट्री केल्या गॅलरी पाहायला आलो आहे। सो सगळी इन्फॉर्मेशन वगैरे लिहिली आहे गॅलरीमध्ये आणि सेल्युलर जेलचं मॅप वगैरे असं सगळ्याच गोष्टी आहेत, तर त्या सगळ्या पाहून घेतो। आपले स्वातंत्र्य वीर सगळे जे आहेत त्यांच्याबद्दलची माहिती आहे, सावरकरांविषयी बरंच काही लिहिलेलं आहे। सो ते सगळं आपण वाचूया आणि त्यांना विनम्र अभिवादन करूया। हा सेल्युलर जेलचा मॅप आहे, प्रचंड मोठा आहे। समोर तुम्हाला दिसतंय ना, तिथे लाईट अँड साऊंड शो सुरू होता आणि तिथे बसायला जे आम्हाला केलेलं ते, आणि या साईडचंच व्हिजिट होतं, पण त्या साईडला पण भरपूर असं मोठं आहे, बाहेरून वगैरे असं कळत नाही, पण प्रचंड उचूनच आपण एंट्री केली आणि इथे तिकीट काउंटर्स आहे। सो असं सगळं आहे, खूप मोठं आहे झाडं वगैरे, आणि हे स्ट्रक्चर त्यांनी बनवलं। स्वातंत्र्य चौक आहे इथे आणि हे सेल्युलर जेल आहे। आम्ही नुकतंच आता गाईडचं बुकिंग करतो आहे। या पिंपळाच्या झाडाची पण त्यांनी गोष्ट सांगितली की हे बऱ्याच काळापासून इथे आहे वगैरे असं, म्हणजे जो लाईट अँड साऊंड शो होता ना त्यामध्ये बरीच माहिती इथल्या जेलबद्दल मिळाली। बऱ्याच काळापासून असं नाही, हे पिंपळाचं झाड तेव्हापासून जेव्हापासून हे जेल बांधले, माझ्या पिंपळाच्या झाडाने प्रत्येकाचे अनुभव घेतले तेव्हापासून, त्या सेनानीपासून जे स्वातंत्र्य सैनिक होते तेव्हापासून प्रत्येकापर्यंत आतापर्यंत पिंपळाचं झाड त्यांना बघत आलं। त्यात पण खूप चांगलं असं सांगितलं की पिंपळाचं झाड नेहमी बघायचं, नवीन कैदी कोण आले किंवा कोण निघाले जेलमधून। आणि लाईट अँड साऊंड शोसाठी आम्ही इथे बसलेलो आणि त्या सगळ्या लाईट्स वगैरे सगळं समोर असं शो दाखवलेलं। आता आपण पहिलं वाटतं फासी घर बघायला चाललो आहे। हे आमचे टूर गाईड आहे। त्यांनी असं सांगितलं की 60पैकी ना काही बिल्डिंग्स अर्थक्वेक आलेला तेव्हा डिमॉलिश झाल्या आणि बाकीच्या आहेत। जैसे ये एंगल सारे ओरिजिनल है, इसके ऊपर वुडन प्लैंक हुआ करती थी और साइड से ओपन हुआ करता था, और से 2 पार्ट से डिवाइड किया। एक स्टोर रूम है, आगे एक फोटो गैलरी है, वैसे बड़े वर्कशॉप एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, यानी कि इंडोर वर्क एंड आउटडोर वर्क, डेंजरस एंड मोस्ट डेंजरस। जो ब्रिटिश के अगेंस्ट जाते थे, वॉइस रेज करते थे, काम से रिफ्यूज़ करते थे, जो मोटिवेट कर जाते हैं उनको यहाँ पे एंगेज रखते थे। जो यहाँ पे जो दिया गया जो टास्क थी विच इज़ नॉट पॉसिबल टू कम्प्लीट हो, तो पहले उनको नारियल के छिलके निकालना है। इस प्रोसेस में 1-2 नारियल तक नॉर्मली छिल सकते हैं, और जितने फोर्सली हिट करेंगे जैसे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उतने फोर्स के साथ नारियल का टाइम स्लिप हो जाएगा, तो हाथ को कंट्रोल नहीं कर पाते थे। इस ऑब्जेक्ट में लगने के समय यहाँ पे कट हो जाते हैं, और इसके ऊपर की जो लेयर होता है आप इससे 2 इंच की होती है। जैसे इसे स्नैच करने लगेंगे, नेल को डैमेज कर जाता था, और इसे पानी को सॉफ्ट करने के बाद वुडन आर्मर से पॉन्डिंग करना। पॉन्डिंग प्रोसेस में
हैंड शो उनकी हाथों में छाले पड़ जाते थे। और ये जो फाइबर्स नॉर्मली ये निकलता है जब तक ऊपर की लेयर रिलीज नहीं होती है ये कॉइल्स नहीं आएगा। सो व्हेन दे ट्राई टू स्नैच करने के समय नेल को डैमेज कर जाएगा। बंच ऑफ कॉइल्स ऐसे कॉइल्स कलेक्ट करना है। कॉइल्स को कलेक्ट करने के बाद यू हैव टू मेक अ रोप। रोप मेक करने के लिए इस हुक्स के ऊपर ऐसे लॉक करेंगे और ये जो फाइबर्स ऐसे रिलीज होती जाएगी, ऐसे रिलीज जैसे होती जाएगा ये उंगलियों पे घाव और रोटेट करने वालों के हाथों में छाले घाव हो जाते थे। यदि काम नहीं कर पा रहा है, ड्राई कोकोनट 30 pound कोकोनट ऑयल 10 pound मस्टर्ड सीड्स, ये उनके लिए डाइक्यू एक टारगेट थी। एंड दे यूज 2 टाइप ऑफ वेटिंग और ड्रिलिंग मशीन, दिस वन इज अ मॉडर्न दैट वन इज और उनको 360 डिग्रीज राउंड एंड राउंड ग्राइंड करना था। रुक जाते तो पीछे से जमादार उनके पर चाबुक चलाते थे, उन्हें रुकना नहीं था, अपना काम शाम तक कंप्लीट करना था। यदि काम नहीं कर पा रहे हैं एंड बिफोर सनसेट और यहाँ पे कोई उनके खिलाफ बगावत कर लेते हैं तो उनकी नज़रों के सामने पनिश किया जाए, यानी कि दूसरे लोग उनके खिलाफ वॉइस रेस ना करें। और यहाँ पे ब्रिटिश इंडियन के लिए चाबुक नहीं खिला सेलेक्ट वन इंडियन टू अनदर इंडियन बताएं कि 25% इज ब्रिटिश, 100% इज इंडियन। यू नॉट एबल टू कंट्रोल द पीपल अनटिल अनलेस इनके बीच में से लोगों को ना सेलेक्ट करें। सो बदल कि दे आर कन्वर्ट फॉर अस, यहाँ प्रेजेंट के में दे कन्वर्ट, दे वर्किंग फॉर कंट्री एंड आउटसाइडर दे वर्किंग फॉर फैमिली। टुडे आल्सो वी हैव फैमिली के लिए काम करने वाले, देश के लिए काम करने वाले भी आज हैं। मैक्सिमम देश के लिए घर कम काम करते हैं, घर के लिए काफ़ी लोग काम करते हैं। तो वी अलाउ अ कंट्री रेडी टू डाई। तो आज भी वैसी स्थिति है। बोले कि देश के लिए काम करने वाले की कमजोरता को कमजोर करना है, वहाँ पे इंडियन विंग साइज अनइवन है, सारे सेल आइडेंटिकल है। इसके बाजू वाले गेट जो सेल है वो गार्ड रूम है, उसकी जो गेट बड़ी है बट गार्ड रूम इस ब्लॉक्स में सिर्फ गार्ड रूम बनाया गया, नॉट अन अदर 6 ब्लॉक। इसकी रीजन ये बताया गया, गार्ड्स ऑलवेज इन द आउटसाइड, नो नीड फॉर गार्ड रूम। सो इस प्रिजन को बनाने के बाद दे डिजाइन 1 गेट डिवाइडेड बाय 4 मल्टीपल 18 रूम्स। एक गेट जो बड़ी है उसे 4 सेल के गेट को डिवाइड कर सकते हैं और मल्टीपल 18 रूम्स पे जाएंगे, एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा एंड वी गेट शॉर्टेज ऑफ रूम्स ऑल्सो। सो उस कारणवश लोग बाकी 6 जो ब्लॉक्स बनाए गए उसमें गार्ड रूम नहीं है और दे मेंटेन आइडेंटिकल सेल, विंग साइज अनइवन। इसके रीजन क्या है, जब जेल के निर्माण के लिए जो जगह सेलेक्ट किया गया इज द बिगनिंग ऑफ पोर्शन, सी लेवल टू 60 to 70 फीट हाइट हिल को लेवल किया गया। दिस गेट बिग ग्राउंड। फर्स्ट सर्वे इनकी ए थी कि वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ हार्ट ऑफ जेल मिडिल ऑफ द ग्राउंड। मिडिल ऑफ द ग्राउंड मींस वी गेट पैरेलल विंग एंड एक्सेस लैंड, इट कम्स रोड एंड फेंसिंग। Expenditure is not a problem. We are planning for next generation. Next means 7th generation. So long thoughts के साथ बनाएंगे, population increase हो जाएगी. If you select towards corner of hill, we get natural walls. 2 sides sea facing and 3rd side hills corner. It's a unique design and all entry and exit from the central tower. This is the new way. हम लोग यहाँ पे नए रास्ते से स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांची कोठडी आहे, तिथे आता आपण जात आहोत। या अशा पायऱ्या आहेत आणि हे कन्स्ट्रक्शन पण तेव्हाचंच आहे असं त्यांनी सांगितलं। हा फर्स्ट फ्लोअर आहे। one corner is a part of the building's wall and the 7 and 6 ये 3 blocks हमारे पास है और राइट इस साइड देख पाएंगे तो सी फेसिंग में है। इथे पूर्वी जे ब्लॉक्स होते ना तिथे पण आता हॉस्पिटल। ये तो पूरे कॉर्नर सी फेसिंग हो गया तो उनको नेचुरल वॉल्स हो गई और ये कॉर्नर की पहाड़ तो 3 साइड नेचुरल वॉल्स एंड चौथे साइड एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव। इसमें से
जो ब्लॉक्स निकल गए ये बनना है। सामने में देख पा रहे हैं वो रॉस आइलैंड, नाउ से नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, वो आइलैंड। और राइट ये इज द मेन एंट्री हार्बर, यहाँ से जो लाइटर दिख रही है यहीं से एंट्री करना है और यहीं से एग्जिट करना है। तो यहाँ पे जो गार्ड्स होंगे उनकी काम आउटसाइड ऑफ द सेलुलर जेल को निगरानी करें। अब यहाँ पे देखिए नेम्स लिखे हुए हैं स्टेट वाइज, अल्फाबेटिकली ईयर वाइज, यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे, बिहार, सारे फ्रीडम फाइटर्स की नेम्स हैं। उल्लासकर दत्त, बटुकेश्वर दत्त, सचिनाथ सान्याल, महावीर सिंह, हिंदभूषण रॉय, दाजी नारायण जोशी, बरेन घोष, नानी गोपाल दास, ऐसे हम फ्रीडम फाइटर्स की नेम्स, जितने फ्रीडम फाइटर हैं नेम्स बोलते चले जाएंगे। बट इनमें से कोई सेल फ्रीडम फाइटर्स की बता नहीं पाएंगे, पर्टिकुलर सेल में इन फ्रीडम फाइटर्स को रखा गया था। हम जिस ब्लॉक से हम लोग क्लाइंब किए हैं विंग नंबर 7 के सेकेंड फ्लोर में खड़े हैं लोग, उसके लास्ट वाले सेल वीर सावरकर जी की कक्ष। उनके कक्ष को आइडेंटिफाई करने के कारण उनकी बायोग्राफी दी, उन्होंने अपने बायोग्राफी मेंशन कर रहे हैं। मुझे अंडमान काला पानी में सबसे ज़्यादा दिन फांसी घर के सामने रखा गया। काला पानी इज अ पनिशमेंट नेम, इट्स नॉट अ ब्लैक वाटर। सावरकर जी की पनिशमेंट पीरियड 50 ईयर्स की थी, 1911 to 1961। ये महाराष्ट्र के नासिक भगूरकर के विलेज के थे और ये अपनी पढ़ाई के लिए जा रहे हैं बैरिस्ट्री के लिए लंदन। इंडियन हाउस में पढ़ाई के दौरान बेकाजी कामा के थ्रू बॉम्ब पिस्टल्स मंगाते थे, फ्रांस से इंग्लैंड आते थे, स्टडी बुक्स कट करते थे और उनकी किताब के बीच में वेपन्स छिपाते थे और जो जाते थे उनके हाथों से भेज दिया जाता था। इस दौरान इलीगल एक्टिविटी चार्ज में पूरे भारतीयों को अरेस्ट किया गया लंदन में। और एसएस मोरे नाम की जहाज इंग्लिश चैनल क्रॉस करने के समय जहाज हैंकरिंग किया गया और वो जहाज से एस्केप करते हैं। टॉयलेट के बहाने से टॉयलेट की जो रोशनदान होता है ऐसे कहा गया उससे जंप करते हैं। ये क्रॉस इंग्लिश चैनल और मार्शलिस बंद में पकड़े गए। और फ्रांस में ब्रिटिश जा रहे हैं तो ब्रिटिश के पास राइट्स नहीं कि सावरकर जी को वहाँ से अरेस्ट करें। उस दौरान उनकी पावर को मिसयूज किया गया और इन्हें इंडिया लाया गया। इंडिया आने के बाद इनके ऊपर चार्जशीट लगाया गया 50 ईयर्स की, 1911 to 1961। और वहाँ पे आर्ग्यू कर रहे हैं, आर यू बिलीव पीपल आर स्टे मोर देन 50 years in my country will be free very soon। That means not only Savarkar, behalf of Savarkar, lack of freedom fighter fighting against British। और जब उन्हें अंडमान लाया गया 10 years यहाँ पे रहे, 1911 to 1921। फर्स्ट 2 years उन्हें ये नहीं पता चला उनके बड़े भाई बाबाराव गणेश दामोदर सावरकर ऑफ द सेम प्रिजन। जब इन्हें बदलने लगे 45 डेज जैसे होती है, बदलने के समय उनकी मुलाकात होती है, दैट्स अ पर्सनल लास्ट में। एंड यहाँ से लोगों को रिहा करने लगे फर्स्ट बैच 1921 में। उस दौरान सावरकर जी को शिफ्ट किया गया रत्नागिरी महाराष्ट्र जेल। वहाँ से रिहा होते हैं। आज़ादी से पहले रिहा होने के बाद देश की आज़ादी में उनकी सहयोग रही और उनकी डेथ हुई 1966 में। और उनका जन्म 1883-28 में। एक अच्छे लेखक और अच्छे कवि थे। इन्हीं के जैसे और भी कई फ्रीडम फाइटर्स को लाया गया। जैसे अब सेलुलर जेल के अंदर एंटर करने के समय सामने पार्क देखे होंगे, वहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स की स्टैचू है, बट वी डोंट नो अबाउट दिस फ्रीडम फाइटर, दैट्स व्हाट वी हरी एंटर इन द सेलुलर जेल बिकॉज सेल्युलर जेलची विजिट झाली, खूप छान वाटलं, खूप वेगळं असं फील झालं आणि आपल्या देशाबद्दल खूप अभिमान वाटला आणि सगळ्याच ज्यांनी त्यांच्या रक्ताचं पाणी केलं त्या सगळ्याच लोकांना
सगळ्याच वीरांना विनम्र अभिवादन करते मी. आणि आता आम्ही जेवून निघालो आहोत मुंबईसाठी. बोर्डिंग पास घेतला आहे. सो आता विमान आहे, इंडिगोच आहे जाताना आणि डायरेक्टवालंच आहे, कनेक्टिंग नाही आहे. सो संध्याकाळपर्यंत मुंबईत पोचू. छान वाटलं अंदमानला येऊन. इथला समुद्र खूप पाण्यासारखा आहे, खूप शांतता आहे, लोक खूप मदत करणारी आहेत, फ्रेंडली आहेत. म्हणजे ड्रायव्हरपासून सगळे खूप माहिती देत होते प्रत्येक वेळी कुठूनही पास होताना. बाकी जे आता आम्ही गाईड केलेले त्यांनी पण भरपूर माहिती दिली जेलबद्दलची डिटेलमध्ये. ॲक्च्युली लाईट अँड साऊंड शो तुम्ही नक्की पहा किंवा आधी पहा आणि मग जेल व्हिजिट केलं ना तरी चालेल. आमचं ते एक बेनिफिट झालं की आधी आम्ही लाईट अँड साऊंड शो पाहिलं, त्यामुळे आम्हाला बऱ्यापैकी माहिती मिळाली होती. आणि मग नंतर त्यांनी सांगितल्यावर अजून ॲडिशनल माहिती मिळाली. आणि एक ब्लँक बुक म्हणून जा, भरून खूप काही जाऊ नका. म्हणजे तुम्हाला खूप गोष्टी एक्सप्लोअर करता येईल, खूप छान छान बघता येईल, छान अनुभवता येईल. सो आम्ही तसंच गेलेलो. आम्ही फार काय रिसर्च नाही केलं की इथे काय आहे काय नाही, कसं आयलंड आहे, कसं असणार आहे, काय एवढं काही पाहिलं नव्हतं. सो जाऊन अनुभवले ना ते बीचेस वगैरे, ते खूप छान वाटलं. नक्कीच आठवणीत राहील अंदमानचा समुद्र. म्हणजे कुठल्याही समुद्रावर गेल्यावर या समुद्राची आठवण नक्कीच येईल. तर जाऊया आता विमानात बसायला. थोडा वेळ आहे तरी पण आम्ही गेटच्या जवळच जाऊन थांबतो की बेटर जर चेक इन लवकर केलं तर आपण लवकर जाऊन बसू.